ठीक है, बताना है कि कौन सा समास है। कवि पुंगव, पदच्युत, विद्यालय, शोकाकुल। इसमें आप लोगों को समास बताना है। शोकाकुल, ठीक है, बताइए। बताइए इसमें अधिकरण। ठीक है, अलग हो रहा है ना, पद से अलग हुआ ना, तो से कब आता है? नहीं, तो वहां पे से का अर्थ अलग नहीं होता है। वहां पे से का अर्थ अलग अपदान में होता है ना, से दो बार आता है। ठीक है, इसका बताइए, लगा के बताइए, सॉल्व करके बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक, देखते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है? अधिकरण, ठीक है, और बाकी सही है? बाकी देखिए सही है। ठीक, देखते हैं। कवि पुंगव का अर्थ होता है कवि में पुंगव, कवि में पुंगव, पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो यानी कि कवि पुंगव लिखा है, इसका मतलब होगा कवि में श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठतम कवि है। ठीक है, अब बताइए, में कब आता है? में आएगा अधिकरण में, यानी कि ये सही है, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण। ठीक है, यहाँ पे पदच्युत का मतलब पद से अलग होना, पद से अलग होना, तो पद से अलग हो रहा है, और से का अर्थ जब अलग के रूप में आता है तो अपादान ही होता है, तो ये हो जाएगा अपादान। ठीक है, अपादान समास बताना। ठीक है, अब ये देखिए, विद्या के लिए घर, विद्यालय का अर्थ हुआ विद्या के लिए घर। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यदि विद्या कोई लड़की होती, लड़का होता, जो भी है, तो उसका घर होता, वो संबंध होता। ठीक है, लेकिन विद्या चूंकि कोई व्यक्ति नहीं है, विद्या क्या है, एक अर्जन की वस्तु है, तो अर्जन की वस्तु का कोई चीज नहीं होगा, उसके लिए हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ के लिए होगा, विद्या के लिए घर, के लिए किसकी कब आता है बताइए? कुत्ते क्या हो जाएगा?
से है तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष नहीं, कर्ण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। अधिकरण नहीं होगा, अधिकरण का में पर होता है। क्या हुआ? लास्ट वाला कर्ण होगा और ये विद्या के लिए घर होगा तो ये संप्रदान होगा, ठीक है। लास्ट वाला कर्ण होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, से दो बार आता है, से दो बार आता है। एक आता है किससे का मतलब साथ जैसा भाव हो, या फिर जैसे शोक से भरा हुआ, शोक से आकुल, ठीक है। और एक से आता है अलग के अर्थ में, तो जब अलग के अर्थ में आएगा तो अपादान हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पे से का कौन सा कारक होगा, ये अपादान होगा। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, इसमें कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, विद्या का घर, विद्या का आलय, विद्या का आलय, विद्या का घर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है समास में और अलंकार में, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। एक ही शब्द में कई समास छुपे हो सकते हैं, एक ही वाक्य में कई अलंकार छुपे हो सकते हैं, ठीक है। तो विद्या का घर भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो यदि का के संबंध में आएगा तो यहाँ का की के संबंध कारक, ठीक है। तो जब ए देगा तो ये नहीं देगा, और जब दोनों देगा, ठीक है, जब दोनों देगा, ठीक है, तो संबंध टिक कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब यदि प्रेफरेंस की बात की जाए तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। कोई डाउट? इसलिए समास का जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तभी समास क्लियर होगा, ठीक है। तो तत्पुरुष चल रहा था, तत्पुरुष में मैंने 3 आधार पे उसका विभाजन किया था। एक था जो विभक्ति के आधार पे था, उसमें 6 प्रकार के थे। एक था जिसमें 4 प्रकार के थे, और एक था जिसमें 2 प्रकार के थे, ठीक है। तो जब 4 प्रकार वाला देखते हैं अब, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो 4 वाले में मैंने बताया था अनुक, नय, उपपद, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं उसमें, दूसरे आधार पे, पहला अनुक तत्पुरुष। देखिए बस इतना, एक एक चीज को जानना जरूरी नहीं है। चलिए चारों भाग तो आप लिख चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है नय तत्पुरुष, नय या नंज तत्पुरुष। ये हो सकता है कि पूछ ले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नया तत्पुरुष का पहचान ये है कि इसमें पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद नकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग, उपसर्ग जितने भी होते हैं वो कैसे होंगे, पूर्व पद होंगे कि उत्तर पद होंगे, ये सारे के सारे उपसर्ग पूर्व पद होंगे। तो उपसर्ग में क्या क्या नकारात्मक जो शब्द हो सकता है, नौ, अन्न, गैर, ना, ये सब शब्द कैसे आएंगे, उपसर्ग के रूप में। ये सब शब्द यदि आते हैं तो क्या हो जाएगा, नंज तत्पुरुष होगा। उदाहरण के तौर पे अन, धन, आदि क्या हो जाएगा, अनादि।
ठीक है। न्याय के आगे अ लगा दीजिए, अन्याय। अ भी यानी कि इसमें आ जाएगा। गैर हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है, सही है। यानी कि उपसर्ग के रूप में नौ, आ, अन, गैर। कहने का मतलब है आपको शब्द पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि यह शब्द कैसा बोध दिला रहा है, नकारात्मकता का बोध दिला रहा है। यदि शब्द नकारात्मकता का बोध दिलाएगा तो इसका मतलब नए तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो जो दूसरे आधार थे उसमें चार हैं, चार में से सभी को पढ़ना नहीं जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये है, नए। चार कौन कौन थे? अनुक, उपपद, प्रादि और नए। नए या नंज, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब तीसरे आधार पे देखते हैं। तो तीसरे आधार पर क्या था? तीसरे आधार पे दो भेद थे, कर्मधारय और द्विगु। तो अब देखते हैं कर्मधारय, कर्म धारय समास। ठीक है, कर्मधारय। यदि इसके दूसरे नाम की बात करें, इसका दूसरा नाम समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्ता तत्पुरुष भी कहीं कहीं लिखा होता है, कर्ता तत्पुरुष। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद? बताइए। हाँ, सही बात। ठीक है, पूर्व पद प्रधान किस में होता है? अव्ययी भाव समास में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका पहचान क्या है कर्मधारय का? कि इस तरह से, हाँ है जो, हाँ जैसा भी आ जाएगा, के समान, के समान, जैसा, रूपी। ठीक है, ये सब इसकी पहचान है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, चरण कमल। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कमल के समान चरण, तो आ जाएगा ना इसमें। कमल के समान चरण यानी कि क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। घन श्याम, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, बादल जैसा श्याम। ठीक, सही। बोलिए। हाँ, समास समास का ट्रिक नहीं है वो। अनुनासिक सिर्फ, हाँ, नहीं, अनुनासिक सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रिक है? कि तद्भव शब्द है कि तत्सम। अनुनासिक जितने भी होते हैं सभी तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब देखते हैं कर्मधारय के भेद। उसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
कर्मधारय के भेद, लेकिन कहीं कहीं मान लीजिए 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें होगा उपमान, उपमित और रूपक, ये 3 भेद होते हैं। ठीक है, भेद यदि आप लोगों को भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उपमान में जैसा शब्द आएगा, जैसा। ठीक है, उपमित में के समान, यह शब्द आएगा, और रूपक में रूपी, यह शब्द आएगा। ठीक, उदाहरण में इसका अभी बोला था, उदाहरण क्या हो गया, घन घन जैसा श्याम, घनश्याम हो गया। कमल के समान चरण, चरण कमल हो गया। राम रतन या विद्या रतन, राम रतन, रत्न होगा लेकिन राम रत्न बोला जाता है। राम रूपी रत्न, ये रूपक हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण। अब आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना कैसे लिखा जाएगा। नरसिंह, महात्मा, कुसुम, कोमल। आप लोगों को बताना है कि लिखना कैसे है, बाकी पता तो है ही आप लोगों को कि सारे के सारे कर्मधारय में होंगे, लेकिन लिखना कैसे ये बताना है। ठीक है, मतलब विग्रह करना, कुल मिला के समास विग्रह। इसका क्या होगा नरसिंह का? बताइए। नर रूपी सिंह, ठीक है देखते हैं। और इसका नर रूपी सिंह। ठीक, और आगे ये महात्मा। 4 शब्द बताए हो, ध्यान दीजिए। कर्मधारय में 4 शब्द बताए हो, जैसा, के समान, रूपी, और एक और बताए हो, देखिए। आप सही। महान है जो आत्मा, महान है। हाँ ठीक, इसका बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है अश्विनी, प्रियंका बताइए। हाँ ठीक, सही। ठीक, कुसुम के समान कौन, पहला का ये बताइए। अश्विनी इनका देखिए पहला वाला, और बताइए सही है। ये वाला नरसिंह। हाँ आप सही बात, ठीक ठीक। इसका होगा सिंह के समान नर। ठीक है, अब सही है। यदि हम इस, यदि कर्मधारय के भेद में लिखना चाहे तो ये कौन सा हो जाएगा, उपमित हो जाएगा। यह भी उपमित हो जाएगा। ठीक है,
इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। एक इसको वर्ग में नहीं बांट पाएंगे, है जो का, ठीक है जो को वर्ग में नहीं बांटा जाता, मतलब नहीं बांटा गया है। बाकी यदि के समान आएगा तो उपमित, लेकिन इतना डीप नहीं पूछेगा, बस समास बताना था आप लोगों को, ठीक है। आपको ये समझ पा रही है प्रियंका कि क्यों गलत है नर रूपी सिंह? क्योंकि सिंह सिंह थोड़ी ना अवतार लेगा। अवतार हमेशा मनुष्य लेता है ना, मतलब भगवान ही मनुष्य का अवतार लेते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये और देखिए, रूपी ज्यादातर तब आता है कि जब किसी निर्जीव के समान निर्जीव से तुलना की जाए, ज्यादातर में। ये अलंकार में आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब निर्जीव वस्तु आती है ज्यादातर केसेस में, तब अलंकार का यूज किया जाता है, तब ये रूपक अलंकार में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रूपी कहाँ लगता है। ठीक है, हो गया कर्मधार है। अब है द्विगु। द्विगु समास, दूसरा द्विगु समास। इसको संख्या कर्मधारय समास भी बोलते हैं। संख्या कर्मधारय समास, यानी कि ऐसा समास जो कि किसका बोध कराए? संख्या का। ठीक है, इसका पूर्व पद संख्या होना चाहिए बस। पूर्व पद संख्या होगी, ठीक है। पूर्व पद संख्या होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम, कल इसीलिए तो क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की, ए वाली। चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो द्विगु समास को क्या बोलते हैं? संख्यावाचक समास, ठीक है। जिस जो संख्या का बोध कराए, तो इसका पूर्व पद क्या होगा? संख्या होगी। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे त्रिभुवन, ठीक है। त्रि यानी कि तीन, संख्या का बोध करा रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, सही है। चारपाई, समझ पा रहे हैं? संख्या आगे दिख रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। हाँ, दोपहर तिजहर सब हो जाएगा, ठीक। दोपहर तिजहर, ठीक है, दुपट्टा, सही है। संख्या दिखना चाहिए। अब आप लोग ये बताइए, ये कौन सा समास है? हाँ, कैसे? तो गंगा दिया है तो 90 को, ठीक, सही है। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, अव्ययी भाव समास इसको बोलते हैं। अव्ययी भाव, अब मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है तो, हाँ, तब द्विगु हो जाएगा। यानी कि पहला प्रीफरेंस इसको देना है, दूसरा द्विगु को देना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब बहुगुरी भी नहीं हो, चलिए छोड़िए, ठीक है, बताऊंगा आगे।
ठीक है। अब तत्पुरुष समास खत्म हो गया है। टोटल मैंने बताया था, यदि मुख्य समास पूछता है तो मुख्य समास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अब वही भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन यदि कुल पूछेगा तो जो तत्पुरुष का 2 है, यानी कि कर्मधारय और द्विगु, इसको भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि कुल समास पूछेगा तो 6 होते हैं और मुख्य समास पूछेगा तो 4 होते हैं। ठीक है। अब तीसरा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जैसे जब युद्ध होता है रामायण में या महाभारत में, तो उसको द्वंद्व भी बोलते हैं। ठीक है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। ठीक है। समास का विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर अथवा या लगता है। ठीक है। यदि इसको अलग अलग करेंगे तो इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए इसमें कौन पद प्रधान होता है, पूर्व पद की उत्तर पद? क्यों? ठीक ठीक। ठीक है, ठीक। अब पूर्व पद उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। फिर एक सामान्यतः, सामान्यतः योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? डैश, ऐसे का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है। ठीक है। तो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो द्वंद्व में होता है जोड़ा या युग्म। ठीक है। जब द्वंद्व समास का हम विग्रह करेंगे, यानी कि पदों को अलग अलग करेंगे, तो और या अथवा लगेगा, अथवा या लगेगा। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। ठीक है। सामान्यतः द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मैंने सामान्यतः शब्द बोला है, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा योजक चिन्ह लगा ही होगा। इसलिए आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा कि योजक चिन्ह देखते ही द्वंद्व समास टिक कर दीजिएगा, ये नहीं करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? द्वंद्व समास, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यदि दिया रहे तो श्योर नहीं है कि द्वंद्व समास ही होगा। एक जगह और समास मैंने बताया था, यदि याद आ रहा हो आप लोगों को, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। योजक चिन्ह दिखेगा तो कोई जरूरी नहीं कि द्वंद्व समास हो, और योजक चिन्ह नहीं दिया है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास ना हो। ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं। दिन रात, ठीक है, खाना पीना, हाँ ठीक, सही है। ये क्या? हाँ हाँ सही है, और भी रहेगा तो भी। लेकिन और नहीं, देखिए सुनिए, और लिखा नहीं रहेगा। समास है, समास में इन सब शब्दों का कोई महत्व नहीं है, उसमें सिर्फ शब्द होते हैं। शब्द कैसे जुड़ रहे हैं ये प्रक्रिया नहीं होती है, कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे कभी नहीं देगा
कि दिन और रात, ऐसे नहीं देगा और लिखेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दिनों रात हो गया, दिनों रात एक शब्द है, उसमें योजिक चिन्ह नहीं है, नहीं है ना, दिनों रात योजक चिन्ह नहीं है। लेकिन रातों रात बताइए, आप बताइए। हाँ ठीक, सही है, अब वही हो जाएगा। नहीं नहीं, द्वंद्व कभी होगा ही नहीं। द्वंद्व कभी भी नहीं होगा, द्वंद्व इसलिए नहीं होगा। अच्छा बताइए, द्वंद्व कब होता है? द्वंद्व का अर्थ आप लोग समझते होंगे, द्वंद्व का मतलब होता है एक तरह से लड़ाई, मतभेद। समझ पा रहे हैं? तो द्वंद्व तभी होगा जब दोनों में अंतर होगा, अंतर नहीं होगा तो द्वंद्व होगा ही नहीं। क्लियर है? अब इसका एक उदाहरण, कर्णार्जुन। अब इसमें देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यदि इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण और अर्जुन, कर्ण और अर्जुन हो जाएगा। तो अथवा या जहां लिखे हैं, और भी शब्द जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी जोड़ लीजिए यहाँ पे, अथवा या और लगता है। क्लियर है? मतलब तीन शब्द, यदि विग्रह करेंगे तो अथवा लगेगा, या लगेगा, और लगेगा। अब देखिए, मैं बाल बाल बच गया, बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा समास है? ठीक, सही। आपको समझ में आ रहा है प्रियंका? अच्छा ये बताइए, चलिए उदाहरण देते हैं आप लोगों को। किरार्तार्जुनम, किरार्तार्जुनम। ठीक है, ये सब उदाहरण है इसी का। सुरासुर। ठीक, द्वंद्व पहचानना आसान है आप लोगों को, विग्रह कर दीजिएगा, दोनों में अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो अब यही हो जाएगा द्वंद्व समास। किरात प्लस अर्जुन। महाभारत देखे हैं? महाभारत याद नहीं है? एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा, जो सीन बता रहा हूँ उसको। ठीक है, बी आर चोपड़ा वाली में। एक बार क्या होता है कि जब युद्ध छिड़ने वाला होता है महाभारत का, ठीक है, तो अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करते हैं। ठीक है, तो शिव की जब तपस्या करते हैं तो शिव किरात का अवतार लेके आते हैं, एक एक तरह से बहेलिया होता है। ठीक है, उसका अवतार लेके आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं, और अर्जुन से विजयी हो जाते हैं। भाई भगवान शिव को कौन हरा सकता है? ठीक है, तो एक तरह से अर्जुन का थोड़ा बहुत घमंड भी टूटता है, और अर्जुन मतलब समझ जाते हैं कि भगवान शिव है। फिर अपना वरदान जो उनको मांगना होता मांगते हैं। तो वही है, वही सीन है। ठीक है, युद्ध से पहले का है। ठीक है, अब चौथा और लास्ट समास कौन सा है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा पद प्रधान होता है? हम्म, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं, प्रधान नहीं। दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
दोनों पद का मतलब पूर्व पद एवं उत्तर पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर पद की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको समासों का राजा भी कहा जाता है, समासों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग पहला वाला क्लास कर रहे हैं? पहला 7:30 वाला ये? हाँ, तो 7:30 वाला कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यदि पहला क्लास कर रहे होंगे तो उसमें आप लोग नहीं कर रहे तो कम से कम वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है। ये डाटा ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है। उसमें मैंने योग रूढ़ शब्द बताया होगा। क्यों? आप अब सुने तो क्लास तो वीडियो भी नहीं देखे हैं? ठीक है। प्रियंका, ये पढ़ी हैं आप शब्द? 3 प्रकार के शब्द बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, हल्का सा बता दे रहा हूँ। ठीक है। योग रूढ़ शब्द का मतलब यही होता है कि तीसरे की तरफ संकेत होगा। तो इसीलिए बहुब्रीहि समास को योग रूढ़ समास भी बोलते हैं, योग रूढ़ी समास। ठीक है? यदि प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्पल में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द पहचानिए, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुब्रीहि समास देखना है। बहुब्रीहि समास कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, जो जो शब्द बहुब्रीहि समास बनेंगे वही योगरूढ़ शब्द होगा। ठीक, एक ही ट्रिक है। या ये योगरूढ़ याद कीजिए तो बहुब्रीहि याद हो जाएगा, बहुब्रीहि याद करेंगे तो योगरूढ़ याद होगा। ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलेगा, लेकिन उन सारे अर्थों को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक अर्थ को लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे है बीड़ा पाड़ी, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिनके हाथ में बीड़ा है। ठीक है। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं, समझिए ध्यान से। तो जिनके, इसका अर्थ तो सिर्फ इतना निकल रहा है कि जिनके हाथ में बीड़ा है। अब बीड़ा राम के हाथ में भी हो सकता है, श्याम के हाथ में भी हो सकता है, सीता के हाथ में भी हो सकता है, गीता के हाथ में भी हो सकता है, किसी के भी हाथ में हो सकता है। यानी कि इसके अर्थ जो हैं अधिक, एक से अधिक निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ इसका लिया जाता है। वो कौन सा है? माँ सरस्वती। ठीक है, बाकी अर्थों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसे समासों का राजा इसलिए कहते हैं कि देखिए, ज्यादातर समास इसके उदाहरण में आ जाएंगे, यही सबसे बड़ा क्लैश करवाता है। क्लैश का मतलब कि कई समास, बहुब्रीहि लगभग सभी समासों में घुस जाता है। आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि अव्ययी भाव है कि बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि लगभग सभी में घुस जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किनका नाम है। बताइए, किनका नाम है? ठीक है, लेकिन बड़ा उदर किसी का भी हो सकता है ना। ठीक है, गणेश भगवान का होगा। दशानन जानते ही हैं। ये बताइए, त्रिपुंडधारी किसका नाम है? ठीक। त्रिनेत्र, त्रिकाल, विषधर। चलिए,
हाँ, नीलकंठ भी वहीं का। चंद्रशेखर। ठीक है, सही। अब ये बताइए, गिरिजा, इसका अर्थ क्या होगा, गिरिजा का? हाँ हाँ, पर्वत से जन्मी, ठीक। अब्जा बताइए, अब्जा। अब्जा किसका है, किसका पर्यायवाची है? ठीक ठीक। कमलेश। हम्म। एक इनका है। हम्म। काफी सही है आपका। पीताम्बर। पीताम्बर। विष्णु, ठीक ठीक। हनुमान जी का, हनुमान जी का महावीर है ना? लेकिन कर्मधारय हो जाएगा वो, नहीं? हाँ, लेकिन यदि बहुब्रीहि दे देगा, मान लीजिए कर्मधारा नहीं दिया, देखिए समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे उसी को देखते हैं, महावीर को ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टिक कीजिए कर्मधारय को। सही है, इसको ऑप्शन एक। कर्मधारय नहीं देगा तो तत्पुरुष को टिक कीजिएगा। क्यों, बता सकते हैं क्यों? तत्पुरुष को क्यों टिक करने के लिए बोल रहा हूँ? हाँ, तत्पुरुष में ही कर्मधारय आता है, इसलिए। ठीक है, और यदि वो भी नहीं दिया, यदि कोई, देखिए, यदि आप उसको फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूले पे या सूत्र पे नहीं बैठ रहा है, तो एक ही समास होगा, कौन सा, बहुब्रीहि। हाँ, एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि महान है जो वीर, कोई भी महान हो सकता है, कोई भी वीर महान हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, बाकी को छूट दे रहे हैं, तो बहुब्रीहि भी हो जाएगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लड़ाई की स्थिति जितनी भी होती है, लड़ाई की स्थितियां, वो सारी बहुब्रीहि समास में आती है। लड़ाई की स्थितियां, बता रहा हूँ, बहुब्रीहि समास की उदाहरण। बहुब्रीहि समास की उदाहरण है। ठीक है, जैसे धक्का मुक्की। सही है। एक होता है, इसका शुद्ध रूप में केसा केसी बोलेंगे, और आप लोग भोजपुरी वर्जन इसका जानते ही होंगे। ठीक है, इसका भोजपुरी वर्जन थोड़ा यूनिक है। ये लड़ाई की स्थितियां हैं। सही है, क्लियर हो पा रहा है? जब लड़ाई की स्थितियां होंगी तो भी यही होगा। ठीक है, तो समास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब अलंकार से शुरू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अलंकार, अच्छा, आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं? प्रियंका बताइए, आप कहाँ तक, मतलब कहाँ कहाँ तक पढ़ाया जाए इस बैच में, हिंदी? नहीं, आप शुरू कहाँ से किए हैं इस बैच में, मतलब T1 में शुरू कहाँ से किए हैं? अच्छा, छंद, यानी छंद तक पढ़ाना है यहाँ पे। ठीक। ठीक, थैंक यू।